हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हमारे इस इतने विशाल ब्रह्मांड का सेंटर किधर है? वेल, व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूं कि सेंटर आपके सर के ऊपर है? वुड यू बिलीव मी? यस, आपके सर के एकदम ऊपर है इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर। एंड लेट मी प्रूव दैट टू यू। हाउ? वेल, इस यूनिवर्स के सेंटर को ढूंढने की क्यूरियोसिटी शुरू होती है 3rd सेंचुरी बीसी से। अब आप बताओ, यूनिवर्स के सेंटर के बारे में पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? वेल, या तो अपने एंथ्रोपोसेंट्रिक माइंडसेट के चलते इंसानों को ही इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर मानो कि हम इस यूनिवर्स की सबसे शानदार रचना है, या फिर आसमान में मौजूद चांद तारों की मूवमेंट की स्टडी करके कुछ नए आइडियाज लेके आओ। अब हालांकि पुराने जमाने में लोग पहले ऑप्शन को चूज करके ही काफी खुश थे, बट यहां पर एरिस्टार्कस और एरिस्टोटल, ये कुछ ऐसे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को लॉजिकली शांत करने के लिए कुछ नए थियरीज बुनना शुरू कर दिया। इवन दो सम ऑफ देयर आइडियाज वर कंप्लीटली अपोजिंग द स्टेटस क्वो आइडियाज। एक तरफ जहां पर एरिस्टार्कस का अपनी हीलियोसेंट्रिक सोच के दम पर यह दावा था कि सूरज यूनिवर्स का सेंटर है और सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ उसके चक्कर काटते हैं, तो वहीं पर एरिस्टोटल इससे एकदम अलग, यानी कि जियोसेंट्रिज्म, यानी कि पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, इस थियरी में बिलीव करते थे। उनके अनुसार सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स असल में क्रिस्टल के स्पीयर्स हैं जो 4 क्लासिकल एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर और एयर से बने हुए हैं, और यही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के अराउंड परफेक्टली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। अब लेकिन क्योंकि उस वक्त इन दोनों ही थियरीज में से एरिस्टोटल की थियरी को समझना ज्यादा इजी था, बिकॉज इट वाज स्टेटस क्वो, और इसीलिए लोगों ने एरिस्टोटल को फिजिक्स का भगवान मानना शुरू कर दिया, और उनकी इसी जियोसेंट्रिक थियरी को आप काफी सारे रिलीजन्स में भी देखोगे। और अब क्योंकि उस वक्त के मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन में हेवन और हेल का भी कॉन्सेप्ट था, तो इसीलिए इस यूनिवर्स के थियरी में हेवन और हेल को फिट करना काफी आसान हो गया। क्योंकि अगर पृथ्वी सेंटर में है और सूरज और बाकी के प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, तो जितने भी स्टार्स हैं वो इस सिस्टम के बाउंड्री पर मौजूद है, और उसके पार पूरी की पूरी जगह खाली है जहां पर आपको जो प्लेस करना है आप कर सकते हो, हेवन भी और हेल भी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने हीलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम है और कोई हॉलो स्पेस नहीं है जहां पर हेवन और हेल को प्लेस किया जा सके। सो बेसिकली इट वुड बिकम ब्लास्फेमी। और उस वक्त जैसे आपको पता है, रिलीजन वाज इन पावर, और मोस्टली पॉलिटिकल पावर भी रिलीजियस फॉलोअर्स के बेस पर ही गेन किया जाता था। सो ऑब्वियसली इट वाज लाइक करियर सुइसाइड। और अगर देखा जाए ना, तो यही थी सब फसाड़ की जड़, क्योंकि उस वक्त रिलीजन को साइंस के साथ जोड़ना मतलब डेंजर, स्पेशली फॉर साइंटिस्ट लाइक निकोलस कोपरनिकस, जियोर्डानो ब्रूनो और गैलीलियो गैलीलाई, जो समाज के विपरीत जाकर हीलियोसेंट्रिज्म को बढ़ावा दे रहे थे और अपनी मौत को बुलावा। नाउ लकीली कोपरनिकस की मौत तो अपनी थियरी को दुनिया के सामने पूरी तरीके से लाने से पहले ही हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने वाले ब्रूनो को पब्लिकली जला दिया गया। और इसी के साथ ही गैलीलियो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी सच एक लिमिटेड टाइम तक ही छुपाया जा सकता है, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ भी हुआ। जैसे ही गैलीलियो और न्यूटन ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, यूनिवर्स क्या है, कैसा है, ये लोग खुद अपनी आंखों से देख पाने लगे। एंड फाइनली रिलीजन के इस झूठ से पर्दाफाश होने लग गया, और इससे लोगों को यह पता चलने लग गया कि ना सिर्फ यूनिवर्स का एक सेंटर है, बल्कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज का भी सेंटर है। पर जैसे कि हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इस यूनिवर्स में मौजूद है छोटे छोटे गैलेक्सीज जो घूमते हैं अराउंड अ कोर, जो कि एक बड़ी गैलेक्सी है। उन गैलेक्सीज में मौजूद है सोलर सिस्टम्स जो घूमते हैं अराउंड अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, एंड अगेन उन सोलर सिस्टम से मौजूद है प्लैनेट्स जो घूमते हैं अराउंड स्टार्स, और उन प्लैनेट्स के साथ मौजूद है उनके मून्स जो घूमते हैं अराउंड देयर प्लैनेट्स। और इन सभी रेवोल्यूशंस के अलावा ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट स्पिन भी करता है अराउंड देयर सेंट्रल एक्सिस। सो जब ब्रह्मांड की हर एक चीज कोई ना कोई सर्कुलर मोशन दिखाती है और एक सेंट्रल कोर भी होल्ड करती है, तो इन सभी सर्कुलर मोशंस के बीच क्या इस ब्रह्मांड का कोई कोर या फिर सेंटर मौजूद हो सकता है? I mean, वैसे भी अगर हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुई थी, तो ऑब्वियसली उस बिग बैंग का कोई एपिसेंटर भी तो होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट कॉमन सेंस भी तो यही कहता है, और फिर चाहे वो आम इंसान का हो या फिर साइंटिस्ट का, और फिर चाहे वो आम आदमी का हो या फिर स्टीफन हॉकिंग जैसे कोई बड़े साइंटिस्ट का। क्योंकि हम इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हमें यूनिवर्स के ट्रिवियल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है।
और क्योंकि यूनिवर्स इतना वास्ट है एंड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज सो इंटरडिपेंडेंट विद वन अनदर, हमारी एस्ट्रोफिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। एंड आई नो तुम इन सारे फैसिनेटिंग सवालों के जवाब तो जानना चाहते हो, बट इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगा के पढ़ाई करना थोड़ा सा नॉट सो अपीलिंग हो जाता है। वेल वरी नॉट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, ये बुक का मेन पर्पस ही ये है कि यूनिवर्स के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपल शब्दों में बताए। और यहां पर भी आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसकी बुक समरी सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। ये इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, लीडरशिप, करियर जैसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें आपको सुनने मिलेगी, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। आपको आपका समय बचाना है, ग्रेट, क्योंकि यहां पर 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट आपको मिल जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में। सो इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि आप जब चाहो, जो चाहो, जहां चाहो अपनी मनपसंद की बुक को यहां पर सुन सकते हो और नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। अब इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज पर ईयर है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड GS50 यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 199 रुपीज में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप इस ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो और किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को रेफर करते हो तो उसके साथ ही आपको मिलेगा 100 रुपीज का एक्स्ट्रा कैशबैक। सो देर किस बात की है, नॉलेजेबल बनना शुरू करो, अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। Go and download Kuku FM app. Link is in the description. And now friends, let's hop back to our video and let's find out कि कैसे ये साइंटिस्ट यूनिवर्स के सेंटर की खोज कर रहे हैं। और इसीलिए साइंटिस्टों ने हमेशा की तरह CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर अपनी नजरें गड़ाई और उस पार मौजूद हॉटस्पॉट्स को स्टडी करने लगे ताकि वो जिस तेजी और डायरेक्शन से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं उसे रिवाइंड करके बिग बैंग की एक्चुअल लोकेशन का पता लगा सके। बिल्कुल कुछ उस तरह ही जैसे किसी फटे बॉम्ब के उड़ते हुए चितड़ों के फुटेज को रिवाइंड करके आप ये पता लगा सकते हो कि ब्लास्ट असल में शुरू कहां से हुआ था। बट इन द केस ऑफ यूनिवर्स, इज इट दैट सिंपल? वेल, आई वुड से नॉट। असल में जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं बिग बैंग को रिवर्स करने के लिए, उस डिवाइस को जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हुआ होता है वो उसी डायरेक्शन में बिग बैंग को दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो बिग बैंग को लिटरली आपके सर के ऊपर भी बता देगा। और इसकी वजह क्या है? वेल, बिग बैंग के संबंधित हमारा आधा अधूरा ज्ञान। हमें लगता था कि बिग बैंग स्पेस में हुआ एक एक्सप्लोजन था, बल्कि असल फैक्ट तो यह है कि बिग बैंग स्पेस में हुआ एक एक्सपेंशन था। मीनिंग बिग बैंग किसी तरीके का बॉम्ब धमाका नहीं, बल्कि वो एक ऐसा बलून है जिसपे पोल्का डॉट्स बने हुए हैं और अब जैसे जैसे इस बलून के अंदर का स्पेस फूलता चला गया, उस पर मौजूद डॉट लाइक गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने लगे और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा। अब अगर इस बलून लाइक यूनिवर्स के हजारों डॉट गैलेक्सीज में से आप अपने आप को किसी भी गैलेक्सी पर प्लेस करते हो और धीरे धीरे गुब्बारे की हवा को निकालने लगते हो, तो आप नोटिस करोगे कि वो डॉट्स अपने आसपास के डॉट्स के पास चलते चले जा रहे हैं, गिविंग अस द इल्यूजन दैट वी आर एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी कि इन अदर वर्ड्स, हमारा यूनिवर्स के सेंटर को ढूंढ निकालने का मेथड जो है वही फ्लॉड है। हालांकि उसमें कुछ हद तक दोष हमारी आंखों का भी है, क्योंकि आज के प्रेजेंट डे टेलीस्कोप्स ज्यादा से ज्यादा 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक ही देख सकते हैं, जबकि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एज है वो कहा जाता है कि सभी दिशाओं में हमसे करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब आई नो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट एक्चुअली दैट्स अ रियलिटी एंड इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। जिन डिस्टेंट गैलेक्सीज को आज हम देख पा रहे हैं वो असल में 14 बिलियन लाइट ईयर्स का समय लेकर उनकी सिर्फ लाइट ही हमारे आंखों तक पहुंच पाई है, वो नहीं। और यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट है 215.59 मिलियन लाइट ईयर्स इन अ सेकेंड। और अब ऐसे में जब तक उनकी लाइट हम तक पहुंचती है, वो एक्चुअल गैलेक्सी स्पेस के कंटीन्यूअस एक्सपेंशन की वजह से हमसे करीब 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर चले जाते हैं। और इसीलिए हमें मोर और लेस ये आइडिया है कि यूनिवर्स एटलीस्ट 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक तो दूर फैला ही है। अब यूनिवर्स डेफिनेटली उससे भी बहुत आगे फैला हुआ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। और अगर इसी अनसर्टेनिटी और इनएबिलिटी को फिर से अगर हम उस गुब्बारे वाले एग्जाम्पल से जोड़कर देखें, तो उससे यह भी पता चलता है कि हमारा अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वाला फंडा तो छोड़ो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वाला फंडा भी एक्चुअली में फ्लॉड है, जो बहुत ही लिमिटेड जानकारी दे सकता है अबाउट द एक्चुअल यूनिवर्स। और वो कैसे, यू माइट आस्क? वेल देखो, जिस CMB इमेजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट डिसीजंस ले रहे हैं उसमें भी काफी फ्लॉज है बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। एक्चुअली जब CMB के इमेजेस हर दिशा में लिए जाते हैं, तब यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हम जिस दिशा से दूर मूव होते जाते हैं वहां पर हमें ज्यादा रेड शिफ्ट देखने के लिए मिलता है, और जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे होते हैं वहां पर कम रेड शिफ्ट या इवन कुछ केसेस में ब्लू शिफ्ट तक देखने को मिल सकता है। और इसका इफेक्ट, वेल, ये हमें कई बार फॉल्स रेड शिफ्ट दिखा सकता है, गिविंग अस अ फॉल्स आइडिया ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्योंकि देखो, भले ही हम कहे कि लाइट दूर से आ रही है और इसीलिए इट इज शोइंग रेड शिफ्ट, हम ये
ये नहीं भूल सकते कि इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा है और इसीलिए हम भी एक्सपेंशन की वजह से उससे दूर जा रहे हैं, which can show redshift। और इसीलिए अगर हमें किसी लेजिट सेंटर ऑफ यूनिवर्स का पता लगाना है तो किसी ऐसी चीज को ढूंढना होगा जो ज्यादा डिपेंडेबल है। नहीं समझे? देखो, किसी भी चीज को बस ऑब्जर्व करके उसके सेंटर निकालने जाए तो ज्यादातर टाइम वो किसी गेस वर्क से कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें आंखों का धोखा होना एक आम बात है। लेकिन अगर एक्चुअल सेंटर के बजाय उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फोकस करे तो शायद उसका ज्यादा एक्यूरेट सेंटर निकल कर आएगा, है ना? मिसाल के तौर पर अगर एक साइकिल को सिर्फ देखकर हम उसके ओवरऑल सेंटर का पता लगाने जाए तो मेजरमेंट करते वक्त हर कोई अलग अलग पॉइंट्स तक पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ इट्स इर्रेगुलर शेप। लेकिन वहीं अगर हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता लगाए तो हम उस साइकिल का सेंटर इतनी परफेक्टली निकाल सकते हैं कि इवन दिस इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर हम उसके शेप का नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट का ज्यादातर मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है उसका जायजा ले रहे हैं। यह मेथड इतना इफेक्टिव है कि शुरू में हमने जिन सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स के रिस्पेक्टिव सेंटर्स की बात की थी उसमें तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सारा रोल प्ले करती है। लाइक सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज इसीलिए है क्योंकि सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा मास सूरज में ही मौजूद है, और गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इसीलिए है क्योंकि उन गैलेक्सीज का ज्यादातर मास उन ब्लैक होल्स में समाया हुआ है। मतलब अगर हमें यूनिवर्स का भी सेंटर निकालना है तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल वे। बस यूनिवर्स के उस पार्ट को खोज निकालो जहां पर यूनिवर्स के ज्यादातर गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ब्लैक होल्स और ऐसी अन्य भारी भरकम चीजें पास पास हो। लेकिन ऐसा करने में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। इमेजिन करो कि हमारा पूरा यूनिवर्स इस साइकिल में समाया हुआ है, लेकिन हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ उस साइकिल के आगे वाले टायर तक ही सीमित है। अब ऐसे में क्योंकि आपने अपने पोजीशन से पूरे साइकिल को तो देखा ही नहीं और इसीलिए अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की खोज सिर्फ उस साइकिल के आगे के टायर में ही करते बैठोगे, इस बात से अनजान होकर कि वो तो असल में आपकी विजन के दायरे के बाहर है। यानी पेनफुली जब तक हम अपना विजन यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का दायरा नहीं बढ़ा लेते, हमें फिलहाल के लिए CMB वाले रेडशिफ्ट मेथड पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि लाइट जब बहुत ज्यादा दूर से आती है तो वो रेड शिफ्ट होते हुए दिखाई देती है, लेकिन हम हमारे एक्सपेंशन की वजह से भी तो काफी दूर होते जा रहे हैं। तो फिर CMB इमेजिंग टेक्निक की हेल्प से हम जो स्टार्स, गैलेक्सीज और इनफैक्ट यूनिवर्स का पिक्चर पेंट करते हैं, क्या वो करना सही है? क्या वो एक्यूरेट है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।